हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एग्ज़ाम है, शायद कल है एग्ज़ाम इकोनॉमिक लॉ का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर इकोनॉमिक लॉ पर कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के मैंने आज जो है 400 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2020 का, 19 का, 18 का, 17 का और 16 का, और एक पेपर कल किया था 2020 का, और 2016, 17, 18, 19 के आज कर दिए हैं। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स से कमेंट आ रहे हैं कि सर इकोनॉमिक लॉ का भी कर दीजिए। मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो मेरी प्लेलिस्ट में है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं उससे अलग जो है लेकर के आया हूँ, और इसमें हर चैप्टर के मैंने 10-10, 12-12 क्वेश्चंस को शामिल किया है आपका यूनिट वाइज। तो ये एक तरीके से मिक्स क्वेश्चन है, मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। तो जो है देखता हूँ मैं कितने इसके पार्ट बना सकता हूँ, क्योंकि कल आपका पेपर भी है और कॉलेज में मेरी ड्यूटी भी है कल एग्ज़ाम में। तो फिलहाल हिंदी में मैं पहले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस मैं और प्रोवाइड आपको करा दूँ, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो हिंदी में ही है और वही सेम उसी पैटर्न पर सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में भी वही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने टिक इसलिए लगा दिए हैं, थोड़ा सा स्पीड हाई रखूँगा, क्योंकि जो है कल आपका एग्ज़ाम है और काफ़ी स्टूडेंट्स से कमेंट आ चुके हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो टिक लगा के दे दिया जाए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मिसलिनियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सीधा क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट विजिट कर दिएगा स्टूडेंट्स। हर सब्जेक्ट की मेरी एक अलग प्लेलिस्ट है, और तकरीबन 1,08,000 क्वेश्चन जो हैं वो पिछले 9 महीने में मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप जो हैं अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख विधान है, तो वो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, ठीक है। मैं स्पीड भले ही स्लो रखूँगा, क्योंकि मैंने टिक लगा रखा है, बहुत फास्ट नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने सदस्य होते हैं? 2। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 का उद्देश्य है। तो तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ाना और प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, ठीक है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य अपने पद पर रह सकते हैं 3 वर्ष तक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 का पूंजी निर्गमन में विनियामक क्षेत्राधिकार किस पर है? तो वो है कॉरपोरेट्स पर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 का प्रमुख उद्देश्य किसके हितों की सुरक्षा करना है? तो इसका ऑप्शन है जो निवेशक गण होते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके हितों की रक्षा करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 आच्छादित करता है। तो कॉरपोरेट्स को भी, मध्यस्थों को भी और प्रतिभूति बाजार से संबंधित व्यक्तियों को भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 4 बोर्ड के डैश के संबंध में प्रावधान करती है। प्रबंधन। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का जो गठन किया गया था, तो 1988 तो लगभग अधिकतर स्टूडेंट्स को याद रहता है, बट यहाँ डेट थोड़ी सी याद करना जरूरी है आप लोगों के लिए। 12 अप्रैल 1988 को, जब
किए गए प्रपत्र इनमें से किसकी सुरक्षा में रहेंगे? अन्वेषण करने वाले अधिकारी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन किया गया था तो अंतरिम प्रशासनिक आदेश द्वारा। डैश के पास सुव्यवस्थित प्रतिभूति बाजार के विनिमय एवं स्वतंत्रता की शक्ति होती है तो सी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास, सेबी के पास। वर्ष 1992 से पूर्व कौन सा अधिनियम प्रतिभूति बाजार का नियंत्रण करता था? तो तीनों ही करते थे। पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम 1947, कंपनी अधिनियम 1956 और प्रतिभूति अनुबंध विनियम अधिनियम 1956। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अंकेक्षण के संबंध में किया गया प्रत्येक व्यय डैश द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को देय होगा। इसे हम शॉर्ट में नियंत्रक एवं महालेखाकार को हम कैग बोलते हैं, ठीक है, CAG कैग। इनकी अपॉइंटमेंट जो है भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। तो वो है भारतीय प्रतिभूति अधिनियम प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के लागू होने की तिथि है। देखिए, लागू होने की तिथि है 4 अप्रैल 1992 और जो ऊपर हमने 9 नंबर का क्वेश्चन स्टडी किया था वो था कि सेबी का गठन कब किया गया था। तो 12 अप्रैल 1988 को तो गठन किया गया था और 4 अप्रैल 1992 में इसको लागू किया गया था। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का परिवीक्षा अधिकारी अथवा कोई सदस्य कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? 5 वर्ष तक, ठीक है। चलिए, तो 16 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर के, है ना। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा PDF फाइल इस तरीके की बनाई है कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाए, है ना। तो कोशिश मैंने यही करी है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो इसको 2 पार्ट में बना देंगे। नेक्स्ट है आपका निक्षेपागार अधिनियम 1996, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। निक्षेपागार अधिनियम 1996 का उद्देश्य प्रावधान करना है। तो तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हैं कि प्रतिभूतियों को चिरभोग्य यानी फंजिबल बनाने हेतु, प्रतिभूतियों को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय बनाने हेतु, निक्षेपागार रीति में प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के लिए। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। निक्षेपागार अधिनियम 1996 लागू होता है तो संपूर्ण भारत में लागू होता है। निक्षेपागार अधिनियम 1996 किस तिथि को लागू किया गया था? 20 सितंबर 1995 को। निक्षेपागार एक ऐसा संगठन होता है जहां डैश को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है, प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज़ को। निक्षेपागार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं उपयोग करने के लिए निवेशक द्वारा इसके साथ एक खाता खोला जाता है तो निक्षेपागार भागीदार के माध्यम से। नेक्स्ट है निक्षेपागार अधिनियम 1996 की धारा 2E में किसकी परिभाषा दी गई है? निक्षेपागार की। निक्षेपागार का आशय एक डैश से है जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 12(1)(a) के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। कंपनी, इनमें से कौन सा निक्षेपागार भारत में कार्य कर रहा है? तो देखिए, दोनों ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड, है ना, और दूसरा है, ये इसको हम शॉर्ट में कहते हैं NSDL, और दूसरा है केंद्रीय निक्षेपागार सेवा इंडिया लिमिटेड, है ना, तो इसको हम कहते हैं CDSL। तो 2 हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है C, A और B दोनों। क्वेश्चन में NSDL और CDSL भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। निक्षेपागार के व्यवसाय का शुद्ध मूल्य कितने रुपए से कम नहीं होना चाहिए? 100 करोड़, 100, है ना, 100 करोड़। सर्वोच्च डीमैट नियामक है, देखिए आ गया, सबसे बड़ा जो है
डीमैक नियामक वो होता है CDSL। निक्षेपागार प्रदान करता है तो अभौतिकीकरण सेवाएं, पुनः भौतिकीकरण सेवाएं और लेन देन निस्तारण सेवाएं, है ना। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण का आशय है प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण करना। अभौतिकीकरण में प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्रों को क्या किया जाता है, विकृत कर दिया जाता है। अभौतिकीकरण डैश के लिए बाध्यकारी है, तो प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए। एक कंपनी को निक्षेपागार सेवाएं देने के योग्य होने के लिए होना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है कि कंपनी के रूप में पंजीकृत और निक्षेपागार के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त ए और बी दोनों। निक्षेपागार अधिनियम 1996 की कौन सी धारा निवेशकों को यह विकल्प देती है कि वे भौतिक रूप में अथवा निक्षेपागार रीति से प्रतिभूतियां प्राप्त कर सकते हैं? वह धारा 8। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड चैप्टर। देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैंने सबके लिए हैं, इसलिए सीक्वेंस इनका चेंज है ना, जिससे आपके एक तरीके से सारे चैप्टर जो हैं रिवाइज हो जाए। तो अगर आप इकोनॉमिक लॉ का पेपर दे रहे हैं तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। वर्ष 1976 में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? 42वां। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मानव पर्यावरण एवं विकास पर स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन वर्ष है? 1972। CBD बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये का पूर्ण रूप है, तो वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राष्ट्रीय पर्यावरणीय नियोजन एवं समन्वय समिति स्थापित की गई वर्ष 1972 में। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए तीनों ही कथन जो है वो सत्य हैं कि अनुच्छेद 48A में संविधान में राज्य पर पर्यावरण के संरक्षण एवं उन्नयन का दायित्व डालने के लिए जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु प्रावधान करता है और वर्ष 1986 में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, है ना, ऑप्शन डी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है, तो ऑप्शन सी सही है ना। दोनों ही उद्देश्य हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार हेतु व्यवस्था करना, मानव प्राणियों जीव जंतुओं पेड़ पौधों एवं संपत्ति को खतरों से बचाना। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? नवंबर 19, 1986 को। तो डेट आप याद रखिएगा, है ना, नवंबर 19, 1986। संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 48A एवं अनुच्छेद 51A जी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होता है तो संपूर्ण भारत पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, है ना। ये आपका 4th चैप्टर है। तो कुछ क्वेश्चन इसके भी मैंने लिए हैं। संसद ने जल प्रदूषण की डैश एवं नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया। रोकथाम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के क्लॉज 1 में अनुकरण में पारित किया गया। 252 जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2A के अनुसार बोर्ड का आशय है। तो केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड दोनों का आशय है ना। तो सही आंसर है उपयुक्त A और B दोनों। इनमें से किसे जल
प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2J के अधीन धारा में शामिल किया गया है। तो नदी, आंतरिक जल और समुद्र या ज्वारीय जल, है ना, तो सही आंसर है ये सभी। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 की धारा 2E परिभाषित करती है प्रदूषण को। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन एवं प्रवर्तन की तिथि है 23 मार्च 1974। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 अधिनियम की शुरुआत में इनमें से किन राज्यों में संपूर्ण भाग पर लागू किया गया? तो असम, बिहार और गुजरात, है ना, इन सभी पे लागू किया गया। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में कितनी धाराएं हैं? 64। धारा 2B के अनुसार केंद्रीय बोर्ड का आशय है, वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। धारा 2D के अनुसार परिभोगी नियंत्रित करता है, तो वो कारखाने के कार्यकलाप और परिसर के कार्यकलाप, इन दोनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो सी ठीक है आपका, ए और बी दोनों। चलिए 11वां डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसका आंसर जो है वो इसमें नहीं है, वो अगली में है। चलिए 5वां है आपका वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, है ना, 1981 है। चलिए तो सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम प्रदूषण संबंधी केंद्रीय विधान संभवतः वर्ष 1912 में ब्रिटिश शासन में लगाया गया था। तो बम्बई धूम्र क्षतिकारी अधिनियम का किस वर्ष अधिनियमन किया गया? 1912 में। बम्बई धूम्र क्षतिकारी अधिनियम का उद्देश्य था धुआं छोड़े जाने को नियंत्रित करना। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू हुआ, तो 16 मई 1981 से। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम लागू होता है संपूर्ण भारत पर। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा डैश में कितनी परिभाषाएं दी गई हैं? तो इसमें जो है 2 परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, चलिए वायु अधिनियम 1981 का उद्देश्य है, तो देखिए वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन और बोर्डों की स्थापना करना, तो दोनों ही उद्देश्य हैं। वायु अधिनियम 1981 कब पारित किया गया? तो 29 मार्च 1981 को। वायु अधिनियम 1981 को संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुकरण में पारित किया गया था 253। वायु प्रदूषण का आशय वातावरण में वायु प्रदूषकों की उपस्थिति से है। यह परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2B। वायु प्रदूषक का आशय है, तो वातावरण में ठोस पदार्थ, वातावरण में तरल पदार्थ और वातावरण में गैसीय पदार्थ, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। वायु अधिनियम 1981 में अध्यायों की संख्या है 7। वायु अधिनियम 1981 में धाराओं की संख्या है 54। वायु अधिनियम 1981 की धारा 2D परिभाषित करती है अनुमोदित ईंधन। स्वीकृत ईंधन का आशय किसी ऐसे ईंधन से है जो वायु अधिनियम 1981 के प्रयोजनार्थ डैश द्वारा स्वीकृत हो। राज्य बोर्ड। वायु अधिनियम 1981 की धारा 2K के अंतर्गत इनमें से किसे औद्योगिक संयंत्र की भांति माना जाता है? तो औद्योगिक प्रयोजन से संयुक्त संयंत्र और व्यापारिक प्रयोजन से संयुक्त संयंत्र, तो दोनों को माना जाता है। राज्य बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा परिभाषित करती है?
तो धारा ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, है ना, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एनजीटी। चलिए, तो भारत में न्यायिक घोषणा में डैश के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में स्वस्थ वातावरण का अधिकार दिया गया है। संविधान इनमें से किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, है ना, शॉर्ट में बोलूँगा इसे मैं एनजीटी, तो 1995 का अधिनियमन किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों है सही आंसर कि किसी दुर्घटना से होने वाली क्षति हेतु कठोर दायित्व के प्रावधान हेतु और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु। ठीक है, तो सही आंसर है ए और बी दोनों। एनजीटी एक्ट, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, तो एनजीटी एक्ट या अधिनियम ये है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 का अधिनियमन राष्ट्रीय पर्यावरण डैश प्राधिकरण को स्थापित करने के लिए हुआ। अपीलीय एनजीटी अधिनियम 2010 के अधिनियम के लिए का अधिनियम किसका खंडन करके किया गया? तो दोनों का, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 का और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 का। ठीक है ना, तो सही आंसर है ए और बी दोनों। एनजीटी अधिनियम 2010 को अधिनियमित किया गया, तो इसकी डेट है 5 मई 2010 को। कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पर सहमति कब मिली? 2 जून 2010 को। किस स्थिति पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को स्थापित किया गया एनजीटी को? 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं, है ना, 2010 में तो 38 धाराएं हैं। एनजीटी अधिनियम 2010 में अध्यायों की संख्या कितनी है? 5 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। एनजीटी एक्ट में 2010 में कितनी अनुसूचियां हैं? 3। तो आपको याद रखनी है, धाराएं 38, अध्याय 5 और अनुसूचियां शेड्यूल्ड 3। एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 2G के अनुसार इनमें से किसे छूट में शामिल किया गया? तो स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता और पूर्ण विकलांगता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी कारखाना। तो ये व्यूअर्स वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इससे आगे के जो मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में ही मैं ऐड कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक लॉ की, तो इसको मैं मिसलिनियस MCQs पार्ट 1 के नाम से उसमें ऐड करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।